हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो रीस्टार्ट और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 10th फिजिक्स का एक चैप्टर। सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक ज़माने में ये चैप्टर जो है ना बड़ा टफ हुआ करता था, ऐसा बच्चे कहते हैं, मतलब आपके लेवल पे डेफिनेटली टफ हुआ करता था जब इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, उसकी वर्किंग सब पढ़नी होती थी। लेकिन सीबीएसई ने पिछले 2-3 सालों में ये डिसाइड किया कि चलो यार मोटर शोटर हटाओ, बच्चों को चैप्टर आसान बनाओ। और ये चैप्टर को आसान बना दिया गया। और भाई अब ये चैप्टर, इसलिए मैं स्वीट और सिंपल कह रहा हूँ। आइए इसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाए और शुरू किया जाए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर चैप्टर के शुरुआत में हम मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद सीधे जंप करेंगे कि भाई करंट पास करने से भी मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता लगेगा तुमको, कुछ राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन बताने के लिए। देख लो यार, बहुत ईजी है, क्या ही बताऊँ मैं अब। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। कितने प्रकार के मैग्नेट्स हो सकते हैं तुम देखो, कुछ अलग अलग टाइप्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, दिस इज दी मैग्नेटिक नीडल। ओके, इसके बाद ये वाला क्या है, दिस इज डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट मतलब क्या है, ऐसे बटन की तरह होता है, जैसे शर्ट का बटन कैसा होता है वो शेप में मैग्नेट होगा। ओके, देन वी हैव दिस सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट मतलब सिलिंड्रिकल शेप का होगा, यानी कि सिलेंडर तो पता है ना यार, जैसे कि पाइप की शेप का हो गया। ओके, देन यू हैव दिस रिंग मैग्नेट है, ये रिंग शेप का होगा और सब अलग अलग। इसके अलावा हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, आगे देखते हैं। सो अब ये मैग्नेट है, मैग्नेट की कुछ बेसिक बातें अगर समझो। मैग्नेट में क्या है, मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल होता है सर, और एक साइड साउथ पोल होता है सर। इतना ही चीज़ है। मैग्नेट में एक साइड होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल। और वो क्या करता है कि वो कुछ मैग्नेटिक चीज़ों को अपने आसपास अपने से अट्रैक्ट कर लेता है। सर मैग्नेटिक कुछ ऐसे मेटल बताइए जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें आता है आयरन, उसमें आता है निकल, उसमें आता है कोबाल्ट, उसमें आता है गैडोलिनियम। ठीक है, नॉट ऑल मेटल। कुछ लोगों को लगता है कि सारे मेटल्स मैग्नेट से चिपक जाते, नहीं। सारे मेटल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर अगर मैग्नेट की बात करो, फिलहाल इतना याद रखो कि भाई मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है, इसके बाद आते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स मतलब कि जैसे 2 चार्ज हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना, लाइक चार्जेस रिपेल, प्लस के सामने प्लस लाओगे रिपेल करता है, और माइनस के सामने प्लस लाओगे तो अट्रैक्ट होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लाइक पोल्स रिपल्शन करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। देख लो, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2 अलग अलग मैग्नेट्स लिए हैं। यहाँ पर साउथ के सामने इसका नॉर्थ फेसिंग है, क्या होगा, अपोजिट। अनलाइक पोल्स है आमने सामने, अट्रैक्शन होगा। एंड दीज मैग्नेट्स विल हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ये जो 2 पोल्स है आपस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपोजिट पोल्स है। लेकिन अगर हमने 2 अनलाइक पोल्स ले लिए तो रिपल्शन होगा। अनलाइक नहीं, लाइक पोल्स ले लिए तो रिपल्शन होगा। जैसे साउथ के सामने साउथ, इस मैग्नेट के साउथ के सामने इस दूसरे मैग्नेट का साउथ है, और जब इसको मैं हाथ से पकड़ के इससे लेके जा रहा हूं, ये दूर ढकेलेगा, फेंक देगा दूर। ठीक है, मैं इससे कर रहा हूं, ये ऐसे कर दे रहा है, मैं इससे लेके जा रहा हूं, ये ऐसे कर दे रहा है, तो ये रिपेल करेगा। देखिए जरा, ये कैसे रिपेल कर रहा है, ये कैसे रिपेल कर रहा है, रिपेल्शन हो रहा है भैया। यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे को। पर ऐसी कौन सी फोर्स है जो जो दिख नहीं रही है लेकिन ये रिपल्शन क्रिएट कर रही है? यही तो है मैग्नेटिक फोर्स। ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ सम इमेजिनरी लाइंस जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहे, इसके आगे बताता हूं मैं। फिलहाल इससे समझ लो कि जब भी अनलाइक पोल्स आमने सामने लाओगे अट्रैक्शन होगा, और लाइक पोल्स रिपल्शन करेगा। सो अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन करेंगे और लाइक पोल्स रिपल्शन करेंगे। ठीक है,
अब आते हैं ऑल अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के बारे में तो हमने कुछ बेसिक जान लिया, अब मैग्नेट से जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बाबू मान लो कि ये हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मैग्नेट है एंड दिस इज द नॉर्थ पोल और यहां पर है साउथ पोल। हाय बोल रहा सर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दिख रहा है। अब इस मैग्नेट से जुड़ा हुआ जो इमेजिनरी लाइंस मैं कह रहा था, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, वो फील्ड बना पाता है, तो ये नॉर्थ साउथ तो ठीक है, आगे बढ़े हैं, और वो लाइंस कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। वो लाइंस कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं। सर सिर्फ ये ऐसे दिख रहे होते हैं क्या, ये फिक्स्ड होते हैं? नहीं, ये मूविंग लाइंस होते हैं, दिखते नहीं, किसी चश्मे से नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे नहीं। इसके सिर्फ इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। तुम एक कंपास नीडल रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन उसके अनुसार करेगा। अभी फिलहाल ना मैं खाली आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं कि ये जो फील्ड लाइंस है ये लगातार नॉर्थ से निकलते रहते हैं। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू साउथ पोल। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू साउथ पोल। लगातार नॉर्थ से निकलते रहते हैं और मैग्नेट के आगे बढ़ते 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 मैग्नेट के साउथ में जाके वो मर्ज करते हैं। ऑलराइट, साउथ में जाके वो मर्ज करते हैं। दोनों साइड में हो रहा है ये काम। दे emerge from north pole and they merge into south pole। तो तुमको अगर पूछेगा कोई कि हाँ एग्जाम में आया कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है दे emerge from north pole merge into north to south। पर एक बात याद रखना, साउथ टू नॉर्थ भी होता है। क्या बात कर रहे हो सर? ये ना क्लोज लूप होते हैं। क्लोज लूप का मतलब ये अभी आधा ही लूप दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा, लेकिन है ये लाइंस अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होते हैं बाबू। अंदर की तरफ द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में याद रखना, दे emerge फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू साउथ पोल। नॉर्थ से emerge करते हैं, साउथ में मर्ज करते हैं। What is the direction of magnetic field line? नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और एक बात, ये लाइंस जितनी पास होंगी ना, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दिखता ही नहीं है तो डायरेक्शन कैसे पता लगाया सर? अगर ये दिखता ही नहीं है तो डायरेक्शन कैसे पता लगाया? बहुत आसान है। देखो किसी भी जगह पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है ना, तो बस वहां पर एक कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दो। उसमें भी कंपास नीडल में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, सही बात है। तो वो जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ साउथ अलाइंड है, नॉर्थ जिस डायरेक्शन में है, सो दैट नॉर्थ इज पॉइंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ बता रहा है। मतलब अगर यहाँ का डायरेक्शन ये है, कैसे पता चल रहा है? अगर तुमने कंपास निडल रखा होता तो वो बिल्कुल ऐसे उसका नॉर्थ जो है उस निडल का ऐसे अलाइन हुआ होता। अगर यहाँ रखा है तो वो निडल जो है उसका नॉर्थ यहाँ पर अलाइन होगा। अगर यहाँ, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहाँ पर कंपास निडल रख दो एंड यू विल गेट द डायरेक्शन। ठीक है, तो बस वो निडल जो है अपने आप को लाइन की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैग्नेटिक, मतलब जैसे मान लो अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है, पर इन लाइंस का एक बहुत बड़ा खूबी है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट। ऐसी वाली चीज कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन आता है। एक्सप्लेन हाउ can you explain that magnetic field lines they never intersect each other? तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, ये कैसे प्रूव करोगे?
तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि लेट अस टेक अ पॉइंट P where two magnetic field lines are intersecting each other। हम मान लेते हैं कि ऐसा एक पॉइंट P है जहां पर फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो लेट अस टेक अ पॉइंट P where two lines are intersecting each other, field lines are intersecting each other। अब अगर ये सो नाउ इफ वी देखो अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, नाउ इफ वी कीप अ कंपास नीडल ऑन दैट पॉइंट। अगर यहां पर हमने एक कंपास नीडल रखा बेटा, तो उस नीडल को क्या करना पड़ेगा भाई, दो डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे। जो नीडल है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से अलाइन होता है। तो अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर कंपास नीडल रखा, उस एक नीडल को दो डायरेक्शन दिखाना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वो एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर दो लाइंस नहीं है, एक ही लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये यहां से प्रूव होता है, क्योंकि हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले रहे थे, नीडल रखे तो नीडल ने सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाया, मतलब वहां पर एक ही लाइन है। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात क्लियरली दिमाग में इसको नोट कर लेना, यहां पर नहीं लिखा मैंने, तुम नोट कर लो। अभी एक और बात कि सर ये लाइंस जो नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज करते हैं, क्या ये कहीं पे स्ट्रांग या कहीं पे वीक होते हैं क्या? लाइंस की क्लोजनेस जो है उसकी स्ट्रेंथ बताती है मैग्नेट की। तो फील्ड की स्ट्रेंथ कहां कम है, कहां ज्यादा है? तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा वहां होगी जहां पर लाइंस क्लोज हैं, लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और जहां पर लाइंस की डेंसिटी कम है, देखो उतना ही मैंने सर्कल उतना ही गोला बनाया, तो यहां पर कितने लाइंस आ रहे थे, इधर कितने कम, इधर समझो छोटा गोला बनाया और बड़ा बना लो, तीन ही लाइंस आ रहे हैं, यहां पर कितने सारे लाइंस आ रहे हैं। सो द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represents its strength at that region। तो hence we say that, देखो यहां पर दिख रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि the strength of magnet is higher at their poles, क्योंकि वहां पर लाइंस क्लोज है। और अगर इक्विडिस्टेंट लाइंस है, मान लो कि मैंने एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ यहां पर, एक दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ यहां पर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ, ऐसा भी हो सकता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ, तो इसमें लाइंस इक्विडिस्टेंट होंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इक्विडिस्टेंट लाइंस जो होते हैं बेटा, इक्विडिस्टेंट लाइंस जो होते हैं, देखो लाइन यहाँ पर फील्ड लाइंस बराबर होने लगा। इक्विडिस्टेंट लाइंस का मतलब होता है कि उस जगह पे कोई भी पॉइंट पे तुम जाओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। फील्ड स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे इसको। When you have equidistant lines, field lines, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने क्या बताया, the closeness of line represent the strength of magnetic field। ज्यादा क्लोज ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कम क्लोज दूर दूर रहेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ऑल राइट, तो यानी कि यहाँ पर हमने मैग्नेट के बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर कवर कर ली है। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ऑल राइट, आगे देखते हैं बेटा। सो नाउ अब ये मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स दिख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ। क्या मैं इन दो पोल्स को अलग कर सकता हूं? हथौड़ा लेके मार के देखते हैं, तोड़ के देखते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो नॉर्थ अलग हो जाना चाहिए, साउथ अलग हो जाना चाहिए, पोल्स कैन बी सेपरेटेड। आ जाओ, इसको हथौड़ी से तोड़ते, ठड़ाक, राइट, छोटो, टूट गया। और टूटने के बाद पता लगा कि भैया ये तो बड़ा शाना मैग्नेट है। जो दो टुकड़े हुए होंगे, इतना शार्प तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो दो टुकड़े हुए, वो दोनों टुकड़ों में नॉर्थ साउथ पोल आ गया यहाँ पे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हमने इसको ब्रेक करा, ये दो पीसेस हो गए, बट पोल्स अलग नहीं हुए, दोनों में दो दो पोल्स क्रिएट हो गए। और तोड़ोगे और जितने भी पीसेस करोगे, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो कि नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, ये बहुत जबरदस्त जोड़ है। तो यहां से एक बात सीखने को क्या मिली
कि पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। ये लाइन लिख लो, नोट कर लो, पोल्स ऑफ मैग्नेट, द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं इसको, दोनों एक साथ, नॉर्थ है तो वहां पे साउथ पे मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन। पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है सर, ये अट्रैक्शन रिपल्शन होता कैसे है फिर? मान लो ये साउथ, दो मैग्नेट्स है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, यही समझो आमने सामने। अट्रैक्शन क्यों करता है ये? क्योंकि ये जो इसके जो लाइंस निकल रहे हैं, साउथ से लाइंस, सॉरी नॉर्थ से लाइंस निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ से जो लाइंस निकल रहे हैं बेटा, वो सीधा इधर जाके दोनों के लाइंस आपस में कोइंसाइड हो गए ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ये लाइंस। लेकिन अगर तुमने लाइक पोल्स ले लिए तो क्या होगा? तो लड़ाई होगी, दोनों के लाइंस की लड़ाई होगी। मान लो मैंने साउथ ले लिया और दूसरे मैग्नेट का भी यहां पर सामने साउथ ले लिया। वाई डू द रिपेल? ये तो ऐसे अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल क्यों करता है? क्योंकि साउथ में लाइंस मर्ज होती है, तो इसकी भी मर्जिंग लाइंस होगी, ठीक है, और इसको भी लाइंस चाहिए, ये भी मर्जिंग लाइंस ढूंढ रहा है, बोल रहे इधर आ जाओ, बोल रहा है इधर आ जाओ। आपस में ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक नेचर के, लाइक नेचर के लाइंस जो है कभी भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे तो दोनों को लाइंस बाहर निकालना है, दोनों को पानी थ्रो करना है। मानो दो पाइप्स है, दोनों में से पानी निकल रहा है, तो क्या वो पास में आएंगे? नहीं, रिपेल करेंगे। दोनों में से पानी निकल रहा है, दोनों में से पानी निकल रहा है, दोनों के पानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना भाई, दोनों को एफ्लक्स मत लाओ सर यहाँ पे। चलो, सो पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। तुम कोशिश करोगे, फिर जितने टुकड़े होंगे उतने पोल्स क्रिएट होते जाएंगे, उतने डाइपोल्स क्रिएट होते जाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी हमने मैग्नेट के बारे में सर बहुत पढ़ लिया, थोड़ा अब चैप्टर के बारे में बताइए। चैप्टर में मैग्नेट, नॉर्मल मैग्नेट के बारे में नहीं है चैप्टर में, वैसे चैप्टर में वो भी है, लेकिन हमको क्लोजली चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ना है? जो करंट से प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिज्म है। जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन, लिख दूं यहां पे। पहले ये आपको पहले ये बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहली बार किस साइंटिस्ट ने इस चीज को बताया था, तो उनका नाम है हैंस ओर्स्टेड। तो देख लेते हैं भैया, हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, 1820 की बात है, उस वक्त तुम नहीं थे, तब की बात बता रहा हूं, ठीक है, शुक्र मनाओ। 1820 हैंस ओर्स्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता किया था। कोई मतलब बहुत बेसिक चीज है, लेकिन पता किया था कि किसी सर्किट, किसी वायर में करंट पास किया, किसी कंडक्टर में करंट पास किया और पास में एक नीडल रख दिया, तो नीडल जो है वो जैसे भी अलाइन था अर्थ की मैग्नेटिज्म से, बाजू में एक वायर है जिसमें करंट है, जैसे ही करंट आया नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे ही कंडक्टर में करंट आया, जो बगल में रखा हुआ नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन दिखा। नीडल मतलब मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल। तो अब देख लो, यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया है और अभी ओपन है की, जैसे क्लोज किया जाए करंट दौड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करते हैं, हम पहले एक नीडल ले लेते हैं, यहाँ मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल। अब ये फिलहाल कहाँ पर अलाइंड है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जैसी भी होगी उस हिसाब से अलाइंड है। वायर की कोई खास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है नहीं। लेकिन जैसे करंट पास करेंगे भाई, देखा गया कि ये अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इस जगह पे कुछ नया फील्ड तैयार हुआ है। तो ये कैसे दिखेगा? नीडल में डिफ्लेक्शन दिखेगी। तो जैसे करंट पास हुआ, देखो नीडल में डिफ्लेक्शन दिखी है, इसका मतलब करंट जो है, ये जो करंट है ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उस वजह से यहाँ पर नीडल में डिफ्लेक्शन दिखी है, मतलब कुछ नया मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से प्रोड्यूस हुआ है। सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मेरे को अगर डिफाइन करना हो इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो कैसे करूंगा?
the phenomena of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it. इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The phenomena of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it is called magnetic effect of electric current. ठीक है. हैंस ओर्स्टेड बाबू ने ये बात बताई थी कि भाई किसी भी कंडक्टर में करंट पास करोगे उससे आसपास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है. अब जैसे ही ये बात पता लगी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, अब ये जिज्ञासा होगी, अब ये क्यूरियोसिटी होगी जानने की, या नहीं होगी जो भी है, कि एक मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है ना. सो अब इससे एक स्ट्रेट वायर जो है इससे जुड़ा हुआ फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा. बार मैग्नेट का तो सर हमने पढ़ा, अब ये स्ट्रेट वायर का कैसे होगा जिसमें करंट है. तो आइए थोड़ा सा इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे एसोसिएटेड कैसे रहेगा, कैसा रहेगा. इसके लिए हमको लेना है कार्डबोर्ड. एक कार्डबोर्ड लेके उसके अंदर होल करना है, उसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर पास करना है. सर बताइए ना. और ये हमने ले लिया, ये भी हैंस ओर्स्टेड ने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ये भी उनका ही एक्सपेरिमेंट है कि उनको डायरेक्शन पता करना था कि करंट का एग्जैक्टली लाइंस का शेप क्या होगा, फील्ड लाइंस का जो शेप है वो कैसे होगा. ठीक है. तो यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया, उसमें से एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर, अभी फिलहाल करंट नहीं है उसमें, एक स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर मान लो पास किया है. ऐसे कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है और वायर को ऐसे पास किया है, समझ रहे हो, ऐसे पास किया कार्डबोर्ड के बीचों बीच से. अब कंडक्टर को भैया तुम कनेक्ट कर लो अपने वो सेल वाले सिस्टम से. ठीक है. कार्डबोर्ड है अपना, और यहाँ पर एक बहुत खास काम करना है. इस कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे के छोटे छोटे पीसेस, पाउडर टुकड़े, आयरन फिलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स या आयरन फिलिंग्स जो भी तुम बोलते होगे, तो वो यहाँ पर आयरन डस्ट जो है वो डाल देना. अब लोहे का वो टुकड़ा यहाँ छोटे छोटे पीसेस है, वो एकदम आयरन फिलिंग्स एकदम हल्के छोटे छोटे से होते हैं, पाउडर की तरह ही होते हैं ऑलमोस्ट. वो यहाँ डाल दिया. क्यों डाला है वो पता लगेगा. अभी फिलहाल इसके अंदर हम करंट का क्या इंतजाम करते हैं भैया, आयरन फिलिंग्स तो डाल दिया है, तो यहाँ पर हमने बैटरा लगा दिया, और बैटरा लगा दिया तो ये प्लस इधर है माइनस इधर है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये तुम ही बताओ पहले. तो करंट का डायरेक्शन यहाँ प्लस से निकलेगा, पता है सभी को कि करंट यहाँ ऊपर की तरफ है ना, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है. अगर मैं इस कार्डबोर्ड की बात करूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी कुछ नहीं हुआ, अभी फिलहाल कुछ ऐसा ओर्स्टेड बाबू ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा देखा नहीं फिलहाल. फिर उनके दिमाग में कुछ चीज़ चमका. उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बना होता, मतलब हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ खास वहाँ दिखा नहीं. उन्होंने किया कार्डबोर्ड को थोड़ा टैप किया, टक टक टक, और जैसे कार्डबोर्ड को टैप किया एकदम ऐसा हो गया. उसके बाद आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट देखना, ऐसे बिखरे हुए हैं. जैसे ही टैप किया, जैसे ही टैप किया, देख लो आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को, जो कि रैंडमली प्लेस्ड थे, वो एकदम परफेक्ट देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज कर लिया. आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया. समझ में आ रहा है. तो यहां पर ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में ये अरेंज कर लिया. इसका मतलब कि वो आयरन फिलिंग्स कहां अट्रैक्ट हुए हैं, उन लाइंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं. मतलब क्या पता लग गया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, एक स्ट्रेट वायर में जिसमें करंट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं बाबू, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होते हैं. क्या बात कर रहे हो सर. मतलब ये वायर है, करंट है इसमें, तो ये छोटा सर्कल, फिर ये बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं.
जैसे एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा था, वैसे सिस्टम नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट वायर में ऐसा सर्कुलर मैनर में। ये इनके सेकेंड एक्सपेरिमेंट से, ओस्टेड बाबू के सेकेंड एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब अगली क्यूरियोसिटी, ठीक है सर सर्कुलर शेप की है, समझ आ गया, पर सर्कुलर में भी तो दो चीज हो सकती है, या तो ऐसे करंट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे है, ऐसे मूव कर रहा है वो लाइंस, या तो उसका डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, यानी ऊपर से देखूं तो या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये डायरेक्शन एग्जैक्ट क्या है, इधर से है, मान लो ये बीच में करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो फील्ड लाइन ऐसे भी हो सकता है उसका डायरेक्शन, या तो ये भी हो सकता है, तो ये है या ये है, देख लेते। सो कुछ देखने की जरूरत नहीं, कंपास नीडल लगाया पता लग गया, कंपास नीडल लगाया तो पता लग गया कि भाई ये वाली डायरेक्शन है, ऐसी वाली डायरेक्शन है, ऐसे जा रहा है लाइंस, यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है, समझे? यानी करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ये सर ये कैसे बताएंगे हम? इसके लिए कुछ ऐसा नियम बताओ कि जिससे हम समझ पाएं। ये तो ऐसे तो ठीक है, ये दिखा दोगे, एग्जाम में थोड़ी हम ये लिख के आ सकते हैं, कुछ तो नियम होना चाहिए। इसी के लिए बना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से बहुत आसानी से ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है? तो पहले ये समझ लो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है? ऐसे आप देख पा रहे हो। अब ये जैसे ही बैटरा को उल्टा किया मैंने, बैटरी को अगर उल्टा कर दोगे ना और फिर कंपास नीडल लगा के चेक करोगे तो ये लाइंस भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बैटरी उल्टा किया तो मतलब करंट ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, करंट जो अपवर्ड फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल शेप तो वही रहेगा, पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखा रहा है ना कंपास नीडल से, उस टाइम पे उल्टा दिखाएगा, ठीक है? जब ये उल्टा कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? अभी मैंने बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। डायरेक्शन भी हमने लगभग समझ लिया है, पर आसानी से समझने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे कि हम आसानी से समझ सकें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप जरा देखो कि अगर तुम्हारे सिस्टम में ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये अंगूठा, मतलब राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये है, इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, पकड़ना नहीं है, इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड नॉट द लेफ्ट हैंड, ठीक है? अब इसमें नाउ इफ द थंब इज पॉइंटिंग with the thumb stretched along its length, ये तरीके से इमेजिन करना है। If the thumb is pointing the direction of current in the conductor, if thumb is pointing the direction of current in the conductor, then the curled fingers are representing the direction of magnetic field lines. अगर ये current की direction बता रहा है तो ये magnetic field lines की direction बता रहा है। Imagine a straight current carrying conductor to be held in right hand such that thumb stretched along its length and fingers are curled around it. If the thumb is pointing the direction of current in the conductor, then curled fingers are representing the direction of magnetic field line. अगर ये current की direction बता रहा है तो ये field line की direction बता रहा है। तो यानी current ऊपर की तरफ था तो ये direction था ना magnetic field का जो मैंने पिछले साइड में देखा था। अगर करंट नीचे की तरफ है तो थंब ऐसे करना पड़ेगा, राइट हैंड का ही थंब लेना है, लेफ्ट हैंड का नहीं। नीचे की तरफ करंट है तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हुआ, देखो ये वाला, इस तरफ से, ठीक है? सो इसका इसका हम फिलहाल जो ये करंट का डायरेक्शन है इसके हिसाब से अगर देखें तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है ना, ये ऐसे, ठीक है? अब इसका सर वो बता दीजिए क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसमें कोई भी कौतूहल नहीं करना, कोई भी लापरवाही नहीं करना इसके अंदर।
ज़रा सी चूक, स्टेटमेंट बदलना नहीं है इसमें, और सिंपल तरीके से तो क्यों ही हमको बदलना है, ठीक है। इमेजिन, स्टेटमेंट है एकदम अच्छे से याद, इमेजिन अ स्ट्रेट current carrying conductor to be held in the right hand कैसे होल्ड किया वो भी लिखना है, with thumb stretched along its length, with the thumb stretched along its length and fingers curled around it. थम स्ट्रेच्ड along its length and fingers curled around it, ठीक है, मतलब ऐसे इमेजिन किया हमने, thumb stretched along its length and finger curled around it. Now if the thumb points the direction of current, now if the thumb points the direction of current flowing in the conductor, thumb points the direction of current flowing in the conductor, the curled fingers represent the direction of क्या, magnetic field lines. Then the curled fingers represent the direction of magnetic field lines around it, ठीक है। स्टेटमेंट है, एक दो बार अच्छे से देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट करंट carrying conductor to be held in right hand such that the thumb is stretched along its length and fingers are curled around it. If the stretched thumb points the direction of current in the conductor, the curled finger represents the direction of magnetic field associated to it. ठीक है, अब यहाँ पर सर हमको ये बात तो समझ आ गई, मतलब अगर करंट यहाँ में नीचे की तरफ रहेगा, जैसे अभी ये इसका डायरेक्शन ये है, ऐसे है, करंट अगर नीचे की तरफ रहेगा तो ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, अभी ऐसे है तो अब ये ऐसे हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा। इसको क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है वो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वो नीचे से क्लॉकवाइज दिखेगा, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। इसलिए इस रूल का ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ा, राइट हैंड थंब रूल। आगे चलते हैं बाबू, ये तो समझ आ गया सर, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, भाई साहब अब हमने स्ट्रेट वायर लिया था ना, अभी वायर को मोड़ के ऐसा बांगड़ी बना दिया, उसका सर्कल बना दिया वायर का, तो सर्कुलर कॉइल अगर लिया, ठीक है, मान लो मैंने कॉइल कैसा लिया, वायर को गोल कर दिया, ऐसा एकदम लूप बना दिया, और बस इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसा सेल कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, टेंशन का बात है भाई, ये तो अभी टेंशन हो जाएगा,
कोई टेंशन की बात नहीं है, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट, हंस बाबू बोलेंगे आप, क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल पास कर देंगे, 2 होल कर दिया, अभी सर्कल बना दिया, कार्डबोर्ड लिया, मस्त लूप बना दिया, देखो ठीक है, और ये कंडक्टर है। अब इसमें करंट पास करेगा, अपन करंट पास करेगा तो क्या होगा रे बाबा, बिना करंट पास किए देखो क्या हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं बोलता हूँ कि इधर क्या लगा दिया हमने, सेल लगा दिया, ठीक है, किधर प्लस माइनस फिलहाल कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो अभी तुम क्या देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी यहाँ पर सर्कुलर कैसा दिखा रही है, ऑन व्हाट बेसिस। अरे ये छोटा सा अगर एलिमेंट, कोई भी वायर का भी छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो वो स्ट्रेट ही है ना, सर्कल का छोटा सा एलिमेंट तो स्ट्रेट ही है। तो मान लो कि ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, बराबर ना। यहाँ पर भी स्ट्रेट वायर है तो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। तो उससे एसोसिएटेड लाइंस कैसा होता है, अभी पढ़ा था हमने, स्ट्रेट वायर से एसोसिएटेड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो इसलिए इस तरफ ऐसा दिखा रहे, इस तरफ ऐसा दिखा रहे। ऐसे ही तुम कहीं भी देखोगे, इसको थोड़ा टर्न भी करोगे तो हर जगह पे सर्कल ही तो बन रहा है ऐसे। तो सर क्या मतलब ये सेम ही है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला बेटा, थोड़ा आगे चलें और कंक्लूजन निकालें। अगर तुमको कंक्लूजन निकालना ही है, बात मानोगे नहीं, सेल लगाओ, इधर प्लस है इधर माइनस है, करंटवा गया और करंटवा गया तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो मान लो इस स्ट्रेट वायर में नीचे की तरफ है, इस स्ट्रेट वायर में ऊपर की तरफ है, तो करंट ऊपर की तरफ है, थंब रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल, उस हिसाब से सर ये वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। करंट यहाँ है तो फील्ड लाइन्स ऐसी हो गई, ठीक है। और वैसे यहाँ पर देखें, नीचे की तरफ करंट है तो फील्ड लाइन्स ऐसी हो गई, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, दीज आर दी फील्ड लाइन्स। यहाँ से अंदर जा रही है ना, सामने से अंदर जा रही है, घूम फिर के वहाँ से दूसरी साइड से बाहर आ रही है, ठीक है। अभी करंट का डायरेक्शन से हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता दिया। सर कैसा होगा, यहाँ से ऐसा सामने की तरफ से लाइंस अंदर जा रही है, जैसे स्विमिंग पूल में छलांग लगा रही है वैसे ही हो गया, यहाँ से अंदर जा रही है, फिर अंदर पीछे साइड से घूम के, फिर यहाँ से बाहर से निकल के फिर अंदर घुस रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इज्जत से देखें अगर, तो ये लाइंस देख लो, यहाँ की लाइंस कैसी है, इधर से अंदर फिर घूम के यहाँ से बाहर फिर अंदर, सेम गोज विद दिस, देख लो। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल क्या दिख रहा है कि इस रिंग के सारी लाइंस ऊपर से अंदर घुस रही है। सो मान लो कि बहुत सारी लाइंस आ रही है और इसके अंदर जा रही है। जो फेस मुझे दिख रहा है, रिंग का 2 फेस है, एक हमें जो दिख रहा है और एक जो इसके पीछे वाला है। तो जो फेस हमें दिख रहा है उस फेस में क्या हो रहा है, उस फेस में ये हो रहा है कि सारी लाइंस जो है वो अंदर की तरफ छलांग लगा रही है। भले ही वो घूम के फिर दूसरे साइड से आ रही है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो सब अंदर जा रही है, मर्ज कर रही है। और लाइंस मर्ज किस में करता है, लाइंस मैग्नेट में लाइंस मर्ज करता है साउथ पोल में। सो दिस साइड इज एक्टिंग एज अ व्हाट, एज अ साउथ पोल, दिस साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। और एक बात, जो लाइंस यहां से अंदर जा रही है, इस फेस से अंदर जा रही है, वो पीछे वाले हिस्से से अगर कोई लड़का वहां खड़ा है उसको क्या दिखेगी कि लाइंस बाहर आ रही है। एक रिंग ले लो ना, यहाँ पे तुम्हारे साइड से लाइन अंदर जा रही है तो मेरे साइड से वो बाहर आएगी ना, गायब थोड़ी हो जाएगी, लाइंस अंदर गई ओ बाहर आ गई। तो जो पीछे वाला हिस्सा है जहां से लाइंस एमर्ज कर रही है, इसका जो बैक अगर मैं बोलूं, उसमें क्या हो रहा होगा, वहां से लाइंस बाहर आ रही होंगी, वही लाइंस और लाइंस एमर्ज कहां से करती है बेटा,
लाइंस एमर्ज कहाँ से करती है? नॉर्थ पोल से। तो दिस इज एक्टिंग एज अ व्हाट? नॉर्थ। दिस इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। मतलब ये रिंग जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है भाई। आगे वाला फेस मुखड़ा इसका साउथ की तरह बिहेव कर रहा है और जो पीछे का हिस्सा है वो नॉर्थ की तरह। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको याद कैसे रखा जा सकता है कि जो साइड मुझे दिख रहा है ना, उस साइड में करंट कैसा है पता है? उस साइड में करंट है क्लॉक की तरह आगे बढ़ रहा है। करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, फॉर क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल दिख रहा है। पर जो पीछे वाला हिस्सा है, मैंने बोला जो तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो क्लॉक ऐसे चलता है, ये तुम्हारे कैमरा में तुमको दिख रहा होगा, पर मेरे साइड में तो भैया ये एंटी क्लॉक है। कैसे सर? आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्लॉकवाइज ही दिख रहा होगा ये। पहले तो ये कंफर्म करो तुमको ये क्लॉकवाइज है ना, तुम्हारा क्लॉक ऐसे चलता है ना, ऐसा आगे। अब देखो यही सेम चीज़ है, मैं ऐसे ही हाथ घुमा रहा हूँ, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही हाथ घुमा रहा हूँ, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, कहीं भी चेंज नहीं कर रहा, ऐसे ही हाथ घुमा रहा हूँ, ऐसे ही हाथ घुमा रहा हूँ, ऐसे ही हाथ घुमा रहा हूँ। अब ये क्लॉक नहीं है, अब ये एंटी क्लॉक है। अब ये क्या है बताओ? अब ये क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में है। तो यानी इसका पीछे वाला हिस्सा में करंटवा कैसा है ना, बैक वाले एरिया में दिस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब रिंग वाले या कॉइल वाले केस में जब भी करंट तुम क्लॉकवाइज देखो ना, फटाक से साउथ पोल बोल देना उसको। करंट एंटी क्लॉकवाइज देखो ना तो एन कह देना। एंटी में क्या होता है? एन। तो एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज एन फॉर नॉर्थ पोल। या फिर व्हाट यू कैन डू इज, ये क्लॉकवाइज करंट है तो ये ऐसा ही है ना करंट क्लॉकवाइज, ठीक है? ध्यान से देखते जाओ। और ये कौन सा करंट है? ये एंटी क्लॉक है, ठीक है? ऐसे ही ना, एंटी क्लॉक यही तो होता है, सही बात है। अभी क्या कर दो, तुमको नॉर्थ को एन कौन सा है और एस कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन साउथ कौन, इसके दोनों एंड को जोड़ दो तो क्लॉकवाइज हो गया साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हो गया नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। तुमको नाम से कोई मतलब नहीं है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज हाउ। तुमने सर्कुलर कॉइल का भी पढ़ लिया रे बाबा, 3D तरीके से बताया, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही होता है इसमें। जिनको भी कंफ्यूजन हुआ हो जब पढ़ रहे थे आप तो जरूर बताना। तो ये हमने क्लॉक फेस रूल से समझ लिया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जहां भी लूप में दिखे तो फिर नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज दिखे तो साउथ पोल। अभी ना सोलेनॉइड क्या होता है ये बताता हूं। पहले तो फिर से वो रिंग की बात करते कि भाई सर्कुलर कॉइल है मेरे पास। सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ऐसा होता है। और रिंग जो है उसका एक साइड नॉर्थ की तरह, एक साइड साउथ की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ की तरह जो बिहेव कर रहा होगा वहां पर लाइंस बाहर आ रही होंगी, साउथ की तरह जो बिहेव कर रहा होगा वहां पर लाइंस मर्ज हो रही होंगी, और भी कई सारे लाइंस। और वो सारी लाइंस ऊपर की तरफ से ऐसे बाहर आ रही होंगी। ठीक है? तो वन साइड इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, अदर साइड इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। बात सही है? यस सर सही है। मान लो कि ऐसी मैंने बहुत सारी रिंग आसपास में ले ली तो क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ मान लो 10 लाइंस है। एक और रिंग अगर इसके ऊपर रख दिया मतलब उसके पास में क्लोज रख दिया, उसमें भी करंट पास किया सेम तरीके से, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसकी 10 लाइन और उसकी 10 लाइन, टोटल कितनी 20 लाइन्स हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई। 3 रिंग कर दिया तो
4 कर दिया तो 5 कर दिया, तो सबकी लाइंस ऐड होती जाएंगी और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। तो ऐसे रिंग अलग अलग रखने से अच्छा एक ही कॉइल बना लो और उसी एक कॉइल में करंट पास करो, स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगा। उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। सी दिस। अरे ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, दिस वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे को चाहिए रिंग से मतलब है भाई। तो अगर इसी 10 लाइन से, अगर ये मान लो 10 रिंग से, एक रिंग की 10 लाइन है, 10 रिंग की 100 लाइन्स हो गई भाई, जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, कॉइल स्ट्रक्चर मेड बाय अ कंडक्टर, जिसमें करंट पास करें, मैग्नेटिक फील्ड उसका कमाल का हो, सोलेनॉइड कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है सर, सोलेनॉइड तो समझ में आया कि हाँ भाई एक स्प्रिंग जैसा कॉइल, मतलब हमने कॉइल बना लिया, उसमें करंट पास किया तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक एक टर्न की बढ़ गई, एक एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड सब ऐड अप हो गई, तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तुमको दिखाता हूं मैं फिर से, लेकिन पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट से पहले ही हम सोलेनॉइड देखते। चलो, तो यहां पर ये हमने जो सोलेनॉइड लिया था, क्या हुआ, कमाल का, सबका लाइंस देखो जुड़ गया, कितना सारा लाइंस हो गया। और भी लाइंस होगा, मैंने कम दिखाया। ठीक है, तो हुआ क्या है कि भाई हाँ, हमने एक साइड प्लस, मतलब इसको कनेक्ट किया था सेल से, और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये किसी चीज की याद दिला रहा है? आज ही पढ़ा था हमने, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे ही होता है। सवाल आता भी है कि अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि उसमें भी देखो एक नॉर्थ की तरह और एक साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। लाइंस वैसे ही नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ये जा रही है। ठीक है, नाउ दिस इज अ सोलेनॉइड। इसको पता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। सोलेनॉइड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं अपन सर? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। अगर मैंने, मान लो ये इंसुलेटेड हो, थोड़ा हल्का पतला इंसुलेशन रहता है इसमें, ऐसा खुला वायर नहीं है। मैं इसके अंदर अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दूं, जो मैग्नेट को सपोर्ट करने वाला मटेरियल, जैसे आयरन, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं उसको, थोड़ा रॉ फॉर्म में, तो आयरन अगर मैं यहां पर इसके अंदर इंसर्ट कर दूं या स्टील इंसर्ट कर दूं, तो क्या होगा पता है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्टील के अंदर भी खुद वो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी मतलब वो क्या करेगा, सपोर्टिव नेचर में वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बाहर की फील्ड की वजह से उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो इसका मैग्नेटिज्म प्लस उसका मैग्नेटिज्म, एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म, एक पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। तो सर अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्या हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं वो रॉड डालने के बाद? क्योंकि सॉलिड भी हो जाएगा, एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। बिल्कुल, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही सोलेनॉइड में हमने उसके कोर में हमने वो मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, लाइक आयरन, स्टील का कोर अगर हमने इंसर्ट कर दिया, दैट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लो एक खीले के ऊपर वायर लपेट दिया, पर ये वायर जो है खुला वायर नहीं होना चाहिए, पतली इंसुलेशन होती है, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत पतली इंसुलेशन होती है उसके ऊपर। तो लपेट दिया खीले के ऊपर, क्या ये मैग्नेट बन जाएगा? आओ देखते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हमने, खीले पे वायर लपेट दिया। अभी हम उस पर हम सेल कनेक्ट कर लेंगे, और हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, वो ड्राइंग पिन्स ले लेते हैं, मेटल की कुछ पिन्स ले लेते हैं। फिलहाल ये ऑफ है, ठीक है, और देखो ये पिन है यहाँ पर। जैसे ही हम ऑन करेंगे ये मैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की यही खूबी है, परमानेंट मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिज्म रहता है। इसमें सिर्फ जब करंट आएगा तब मैग्नेटिज्म है, नहीं रहेगा तो खत्म। देखो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ऑन हो जा भाई, मैग्नेटिज्म आ गया इसमें, इसने अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही हमने ऑफ कर दिया भाई, ऑफ हो गया, मैग्नेटिज्म खत्म हो गई। फिर देखना है, ऑन कर लो भाई, ऑन कर लो। जैसे ही ऑन किया, करंट है तब तक मैग्नेटिज्म है, करंट जब तक घूम रहा है इसके अंदर तब तक मैग्नेटिज्म है। जैसे ही करंट ऑफ, करंट खत्म,
मैग्नेटिज्म खत्म। ठीक है, आदमी खत्म, काम खत्म, किसी मूवी में डायलॉग था वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज मैग्नेटिज्म टिल द करंट इज पास्ट, नहीं तो फिर क्या आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और ये आप याद रखना कि नॉर्मल जो मैग्नेट्स होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मैग्नेटिज्म हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से पैदा कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जगहों पे जहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जहाँ भी चाहिए वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब पता है क्या करना है मुझे, अब मुझे एक स्ट्रेट वायर को जिसके अंदर करंट है और हमको पता है कि उसकी अपनी एक मैग्नेटिज्म भी होती है, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को, जो कि एक मैग्नेटिक चीज हो गई है, करंट मतलब करंट आने के बाद तो ये खुद की मैग्नेटिज्म भी है इसकी। अब ऐसे मैग्नेटिक चीज को मैं किसी और मैग्नेट पर डाल दो, क्या होगा? मान लो कि एक मैग्नेट नॉर्थ, एक मैग्नेट साउथ, दो अलग अलग मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहां पर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और यहां पर मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है। इसके बीच में हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लिया। क्या किसी मैग्नेट को, क्या कोई मैग्नेट किसी प्लास्टिक पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? नहीं। क्या कोई मैग्नेट कॉपर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? नहीं, ये सब मैग्नेटिक नहीं है। आयरन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, निकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, कोबाल्ट पे करेगा, गैडोलिनियम पे करेगा, ऐसे ही करंट कैरिंग वायर पे भी करेगा। सिर्फ वायर पे नहीं, करंट कैरिंग वायर पे, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिज्म है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इस पे फोर्स, ये बाहर वाला जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बस चैप्टर में उतना ही चीज जो है मेजरली मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में बचा हुआ। सो लेट्स सी कि हमने क्या करा, स्टैंड लिया। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केप्ट परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, दिस इज अनदर मैग्नेट, इसका ये साउथ पोल है, बीच में एक स्ट्रेट वायर ले लिया जिसमें करंट है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा ना, तो 90 हो गया ना। अब इस पे कौन सी डायरेक्शन है, ये मैग्नेट कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, वही अपने को देखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी आर टेकिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट, और हॉर्सशू मैग्नेट में एक नॉर्थ एक साइड साउथ होता ही है। हम इसमें एक वायर लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक वायर हमने कनेक्ट कर लिया, उस वायर मतलब पूरा एक करंट पास करने का पूरा सिस्टम बना लिया। हॉर्सशू मैग्नेट को एक स्टैंड से कनेक्ट कर लिया। अब हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है भाई, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तुम्हारा वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें करंट कैसा है, देखो ये प्लस है, इधर प्लस है ना, तो करंट ऊपर की तरफ है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुम देख ही रहे हो, बस इसमें डिफ्लेक्शन दिखता जाएगा, जैसा डिफ्लेक्शन दिखता जाएगा वैसे नोटिस कर लेंगे। तो ये देखा गया इसमें कि जब ये करंट पास किया गया तो ये डिफ्लेक्शन पता है कहाँ कर रहा है, अंदर की तरफ। इस पे जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है, इसको ये अंदर ढकेल रहा है, फोर्स इसको हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर ढकेल रहा है। और जैसे ही सेल उल्टा कर दिया, सो द फोर्स इज बेसिकली पुशिंग इट इनवर्ड्स। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा था, फोर्स उसको अंदर ढकेल रहा है। करंट को, इसको जैसे हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, ये वाला इन्वर्ट कर दिया, देखो अभी इधर प्लस आ गया, इधर माइनस, इधर प्लस आ गया, मतलब करंट अब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अब ये इन्वर्ट जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं, अब ये आउटवर्ड्स भागेगा, फोर्स एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लॉजिक कहता है ये भाई, मुझे पता नहीं था, लॉजिक कहता है। तो इट शुड गो
इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो फोर्स इसको बाहर ढकेल रहा है, मोशन इन आउटवर्ड्स। ठीक है, तो सर ये इनवर्ड आउटवर्ड ये भी फिर नहीं समझा, इसके लिए भी कुछ रूल बताओ। इसके लिए भी, इस डायरेक्शन को बताने के लिए भी बहुत प्यारी सी रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैं इसी में पहले बता दूं आपको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि, अब देखना यहां पे क्या क्या बातें हुई हैं, जरा देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, नॉर्थ से साउथ, सो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कहां पे था, ऊपर की तरफ, सो ये मैग्नेटिक फील्ड था, करंट ऊपर की तरफ था, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज करंट। ठीक है, सी लिख देता हूं मैं, ऐसे आई से रिप्रेजेंट करते, मैं सी लिख रहा हूं फिर सिर्फ करंट के लिए। फोर्स की डायरेक्शन क्या है पता करनी थी, और हम ये देख पाए कि फोर्स इसको अंदर ढकेल रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो लेफ्ट हैंड रूल पता क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल बोलता है स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, ऐसे स्ट्रेच करना नेचुरल तरीके से। ठीक है, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट, लेफ्ट हैंड, पिछली बार राइट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें ना कुछ लिख लो, क्या लिख लो? इधर लिख लो फादर अंगूठे पे, इस वाले पे लिख लो मदर एम, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एम, और यहाँ पे चाइल्ड सी। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो ये फादर मदर चाइल्ड क्या है? एफ, एफ एम सी। इसका मतलब क्या है? देखो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और अगर तो ये करंट है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट्स सी, लेट्स चेक, यहीं पे चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड जो अपना इंडेक्स फिंगर है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, देखो अंदर की तरफ है, और करंट का है ऊपर की तरफ। ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं? करंट ऊपर है, ऐसे कर लो, ऊपर की तरफ। तो थंब क्या पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है? क्या ये अंदर की तरफ गया है, यहां पे गया है? यस। सो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। सर दूसरी केस में बताओ, जब करंट हमने उल्टा किया तब क्या हुआ? जब करंट को बेटा हमने उल्टा किया, इन दैट केस व्हाट हैपेंड इज, जस्ट सी दिस, अभी करंट इसमें नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेफ्ट हैंड होना, राइट हैंड मत लगाना। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही है, यानी अंदर की तरफ है यहाँ पे, और करंट नीचे की तरफ है। तो करंट मतलब मिडिल फिंगर नीचे करो ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, करंट भी बराबर है। थंब देखो कहाँ जा रहा है, अब थंब जा रहा है बाहर की तरफ, इस तरफ, आउटवर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ लिया। यार क्या मजाक है यार, फादर मदर चाइल्ड बोल के पढ़ा दिया आपने। ये फोर्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये थंब जो है ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दूं? चलो लिख देते, मेरे साथ साथ लिख भी देना यार, तुम भी ऐसे ना किया करो। Stretch the first finger, middle finger and thumb of left hand. Stretch the first finger, middle finger and thumb of the left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Such that they are
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे क्या है? नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर, ये दोनों इफ वाले में आएंगे और ये देन वाले में आएगा। नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर points the direction of magnetic field and the middle finger मिडिल फिंगर क्या बता रहा है? पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, points the direction of current flowing in the conductor then, अगर ये दो चीज सेटिस्फाई हो रही है, then the thumb represents or the thumb points the direction of force exerted on the conductor. Then the thumb represents the direction of force exerted on the कंडक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट है, समझ के बोलोगे तो आसान लगेगा। स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the middle finger points the direction of current, then the thumb point will represent the direction of force exerted on the conductor. ठीक है, तो तुम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे नॉर्थ लो, यहाँ पे साउथ लो। नॉर्थ से साउथ में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक वायर लो और मान लो करंट ऊपर की तरफ है, दिस इज द करंट। इस पे, इस वायर पे फोर्स कहाँ पे रहेगा? मान लो ये वायर है, ये वायर है यहाँ पर बड़ा सा, ये दीवार जो है मान लो यहाँ का नॉर्थ पोल है बड़ा मैग्नेट का, दिस इज साउथ पोल। तो इस वायर में जो करंट ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, अब बताओ फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड, करंट सेट कर लिया। अब फिंगर थंब देख लो, इनवर्ड्स, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? बोर्ड की तरफ। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इसको अंदर ले जाएगा ऐसे। ठीक है, और तुम बताना जब ये नीचे की तरफ करंट रहेगा तो फोर्स कहाँ रहेगा? कमेंट में बताना भाई। अभी हम चलते हैं दुनिया के थोड़े से आगे वाले कॉर्नर में। सर मोटर तो है ही नहीं, सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है ना यार, तुम्हारा रूल देखने के लिए समझ लो, मोटर नहीं पढ़ना हमको, सिर्फ वो रूल देखने के लिए मैं तुमको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मान लो मोटर में क्या होता है, ऐसे एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ रहता है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या होता है? नॉर्थ साउथ देख लो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख लो कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अब इसमें करंट जब पास होगा तो बताओ क्या होने वाला है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल में जब करंट सेल लगा के यहाँ से ऐसे जब करंट पास करोगे तो क्या होगा? एक साइड में ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। फोर्स कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो ये इसको कहाँ ले जाएगा? ये वाला जो आर्म है इसका, वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ये वाला साइड। इसमें देख लो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो एक चीज के, एक ही सेम ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर तुम एक तरफ फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो, एक तरफ ऊपर की तरफ, तो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इसलिए मोटर के अंदर जो
कॉइल है वो रोटेट कर रही होती है। तुमको कुछ नहीं बताऊंगा इसके अलावा मैं क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी है वो सब सिलेबस से हटा दिया गया है, जस्ट टू सी कि सर क्या ये रोटेट करे। अरे रोटेट कर रहे बाबा, काहे ना करत है, देखो आहा क्या बात है, रोटेट कर रहा है, कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, मोटर वोटर है नहीं सिलेबस में, भूल जाओ उसको। अब ये डोमेस्टिक सर्किट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा दिया है और देख लो बस चैप्टर खत्म, फिजिक्स की सिलेबस खत्म हो जाती है इसी के साथ। टेक्स्ट बुक में दिया है मैंने वही डायग्राम, वही वाली चीज़ उठा ली है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है, हमारे घरों के सर्किट सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है। सो सपोज दीज आर दी अप्लाइंसेस जो नॉर्मली दो वायर से चलते हैं। एक ये लाइव वायर, जिसको ये रेड कलर वाला वायर इसको बोलते हैं लाइव वायर, और दूसरा होता है ब्लैक कलर का वायर जो कि है न्यूट्रल वायर। सो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायर्स जिससे करंट हमारा फ्लो करता है। तो इसमें क्या क्या है भाई, देखो ये लाइव वायर को फेज वायर भी बोलते हैं वैसे। अच्छा ये क्या है, दिस इज अ बोर्ड्स फ्यूज। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो हमारा मीटर होता है हमारे घरों में जिसमें रीडिंग दिखाता है 10 यूनिट 5 यूनिट कितना यूज़ किया तुमने एनर्जी, वो उसके पहले वो फ्यूज़ लगा हुआ है जिससे कि भाई अनइवन करंट है तो मेल्ट हो जाए, हमारे कंपोनेंट्स बच जाए, ठीक है। तो ये फ्यूज़ का सिंबल सारे देख लो, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये तुम्हारा वो जो बोर्ड लगा रहता है जहाँ से करंट अलग अलग कंपोनेंट्स में दिए जाते हैं। तो लाइव और न्यूट्रल वायर का सारा खेल है। तो सर ये ग्रीन वाला वायर क्यों लगा है, हर एक में वो तीसरा पिन क्यों होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ गया भाई, पता ही होगा। तो इसमें मान लो ये लाइव ये न्यूट्रल है, तो ये वाला जो बड़ा वाला रहता है दिस इज दैट ग्रीन कलर का वायर जो कि है अर्थिंग वाला वायर, ठीक है। अर्थिंग वाला वायर क्या है वो आगे हम देखते हैं। सो वो हर कंपोनेंट में ऊपर वाला जो पिन होता है वो अर्थिंग, ग्राउंड में जाके उसका अर्थिंग का सिंबल ऐसा है, सर्किट सिंबल ये है उसका। तो वो क्यों, अर्थिंग की जरूरत क्या है, अर्थ वायर ये ग्रीन वाला वायर इसकी जरूरत क्या है। तो 3 वायर्स होते हैं, रेड वाला लाइव वायर है, ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है और ग्रीन वाला अर्थिंग वायर है। अब लाइव और न्यूट्रल तो सर करंट पास करने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, अर्थिंग वायर की जरूरत क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चों अर्थिंग जो है ना वो इसलिए किया जाता है और स्पेशली उन कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है जिनके बॉडी पार्ट्स जो है वो मेटल के बने हो, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू, जैसे फ्रिज, ठीक है, या कोई भी ऐसा बड़ा कंपोनेंट। अब इससे क्या होता है, क्यों किया जाता है, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। अब उसमें क्या होता है कि कई बार वो डिवाइस थोड़ी सी मान लो डिफेक्टेड है, वो जो कंपोनेंट है वो डिफेक्टेड है। मान लो सीपीयू डिफेक्टेड का मतलब क्या कि थोड़ा सा करंट है ना जो उसके अंदर पास किया जा रहा है, वो करंट उसके बॉडी में लीक हो रहा है, मतलब बाहर के मेटल में लीक हो रहा है। तो अगर बाहर के मेटल में अगर करंट लीक हो रहा होगा तो क्या होगा, तो वो हम टच करेंगे, पेनड्राइव लगाएंगे, पेनड्राइव लोखंड गैस, वो करंट हमारे को लग रहा है। अब वी डोंट वांट कि भाई हमको करंट लगे, अच्छा नहीं लगता हमको, हम भाभी जी घर पर है नहीं है। तो वो जो करंट है, बैठ जाओ, ठीक है, वो जो करंट है वो हमको ना लगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस करंट को ठिकाने लगा दिया जाए। तो जो ग्रीन वाला वायर है, अर्थिंग वायर जो रहता है, जो नॉर्मली वो अर्थिंग उस कंपोनेंट का पूरा बॉडी से एक वायर खींचा जाता है, उसके बॉडी से एक वायर कनेक्ट किया जाता है, और वही वायर ये तुम्हारा पिन में तीसरा वाले में लगता है जो कि जाके ज़मीन में ग्राउंडिंग किया रहता है। तो यानी कि एकदम डायरेक्ट करंट जो है, जो कोई भी अगर एक्स्ट्रा लीकेज हो रहा है, फॉल्टी डिवाइस की वजह से कोई भी लीकेज हो रहा है, तो वो सीधा ग्रीन वाला वायर उसके करंट को ज़मीन में डिस्पोज कर देगा। अर्थ इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सीधा वहाँ चला गया, हमको वो शॉक नहीं लगेगा, वो जिम्मेदारी हमको नहीं लेनी होगी। टेक्स्ट बुक का मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पे लाया है जिससे थोड़ा सा चीज़ें और समझ पाए।
The earth wire which has insulation of green color is usually connected to the metal plate deep in the earth near the house. तुमने किया है कि घर पे तुम्हारा जो बिल्डिंग बना होगा या घर बना होगा उस टाइम पे अर्थिंग किया रहता है. अगर नहीं किया रहेगा तो ठीक से नहीं किया रहेगा तो करंट वरेंट लगता है कई बार. डीप इन दी, और जानलेवा होता है ये सब करंट जो भी चीज़ें हैं भाई, थोड़ा संभाल के. ठीक है. मेटल डीप इन द अर्थ नियर द हाउस. दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर especially for those appliances which has metal body, for example electric press, toaster, fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth which provides a low resistance. Low resistance देगा तो करंट फटाक से फ्लो कर जाएगा, तो उसके मेटल बॉडी से करंट सीधा अर्थ में जाएगा, हमको नहीं लगे. ठीक है. which provides low resistance conducting path for the current. Thus it ensures that any leakage of current from the metal body appliance keeps the potential to that of the earth and user may not get a severe electric shock. ठीक है. मैं एक ड्रॉ करके एक बेसिक ड्राइंग दिखा दूं कि मान लो ये कंपोनेंट है. अब इसमें लाइव और न्यूट्रल तो है सर. लाइव है, मान लो न्यूट्रल को मैं पीले से दिखाता हूँ, न्यूट्रल है. ठीक है. इसके अंदर का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है. नाउ व्हाई डू आई नीड ग्रीन वायर? ग्रीन वायर इसकी बॉडी से कनेक्टेड है, ताकि कोई करंट अगर लीक हो रहा है तो इसकी बॉडी से सीधे ग्रीन वायर में आ जाए. आ रहा है. ठीक है. ग्रीन वायर में करंट आ जाए, लीकेज करंट, और वो सीधे उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दे, है ना. तो अर्थिंग किया रहेगा तो ये अर्थिंग का वायर उसको ग्राउंड तक लेके चला जाता है. सो दैट व्हेन वी टच इट हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट ऑलरेडी ग्राउंड कंटिन्यूस ग्राउंड हो रहा है. इसके लिए अर्थिंग इंपॉर्टेंट है. नाउ the last, एकदम last slide of the day before the thank you slide is overloading and short circuiting. Overloading जैसे गाड़ी को ओवरलोड कर देते हैं, वैसे तुम्हारा ये किधर गया, वो किधर रखा मैं, ये जो चीज़ है, मान लो ये हमारे घरों में जो करंट आता है, जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, जो करंट आता है वो नॉर्मली 5 एम्पियर का होता है. अगर कुछ बड़े डिवाइस जैसे AC है, कुछ ऐसा है, तो वो 15 एम्पियर का उसका वायरिंग होता है, पूरा अलग वायरिंग होती है उसके लिए. मान लो कि मैं AC को इसी से कनेक्ट कर दूं, ये 5 एम्पियर का वायर औकात रहेगा, उससे भी कम ही रहेगा. या फिर मैं इसके अंदर क्या करूं, बहुत सारे डिवाइसेस लगा दूं, टीवी भी लगा दिया, सेटअप बॉक्स भी लगा दिया, मोबाइल भी चार्ज कर रहा हूँ मैं, और मैंने मल्टीपिन लगा के 2-4 एक्सटेंशन और लगा के और भी कुछ लगा दिया वहाँ पर, AC भी इसी से कनेक्ट कर. ऐसे सब करेंगे तो क्या होगा, ये तो बोल देगा भाई, वायर जो है वो बोलेगा मेरे औकात से बाहर तुम काम कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो. ठीक है. सही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इज ओवरलोडिंग. दिस इज अब ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग काफ़ी हद तक कनेक्टेड है. शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव और न्यूट्रल वायर किसी भी तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए. मान लो वायर की वायरिंग पुरानी हो गई है, ऊपर का प्लास्टिक निकल गया, तो लाइव न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट में आ गया, क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस, अब्रप्टली करंट, बहुत ज़बरदस्त करंट फ्लो कर जाएगा और सारे तुम्हारे कंपोनेंट खराब हो जाएंगे. दैट इज शॉर्ट सर्किट. ठीक है. कई बार ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है ना. इससे प्लास्टिक जल गया, आपस में कनेक्ट में आ गया, देख लो. अच्छा, फ्यूज का तो हमने पढ़ा ही है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में. अ फ्यूज इज अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ अप्लायंसेस एट एंड सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग. जब भी ऐसा ओवरलोडिंग कुछ हुआ तो फ्यूज़ जो है वो उसके वायर मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा करंट पास हुआ तो उसका वायर मेल्ट हो जाएगा. तो फ्यूज़ जनरली कंपोनेंट्स के अंदर भी आजकल छोटे छोटे फ्यूज़ लगे रहते हैं जो सर्किट ब्रेक करने का काम करते हैं जब ऐसे अनलिमिटेड करंट आ रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट इज शॉर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, एकदम डायरेक्ट लाइव और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ गए. विदाउट रेजिस्टेंस होगा तो क्या कमाल का तबाही करंट फ्लो हो जाएगा, बहुत हाई करंट फ्लो हो जाएगा. जितना करंट उतना हीट, डिवाइस खराब हो जाएगा. ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये तो पता है सर. दिस अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर इज डैमेज, देयर इज फॉल्ट इन द appliance. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases, मतलब very जबरदस्त इंक्रीज होता है. This causes short circuit. ठीक है. ओवरलोडिंग और भी तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बताया बहुत सारा कंपोनेंट लगा दिया. ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज.
अचानक से सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तब भी ओवरलोडिंग हो सकती है, ठीक है। एंड समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म, और इसी साथ फिजिक्स का सिलेबस होता है ख़त्म। एंड तुमको जो भी डाउट्स है, इसके सवाल तो हम डेफिनेटली करेंगे, किए भी ऑलरेडी एडू मंत्रा पे, अगर आप चेक करोगे। कोई और डाउट है तो कमेंट में आप पूछो, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऑल दी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। इस बार तबाही मचानी है। जय हिंद, बाय बाय।